हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए ऑनर्स के जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। तो ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स की यूनिट 1 हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर की थी। इसमें हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 की, यानी कि इकाई 2। और इकाई 2 यानी कि यूनिट 2 में हमारा दे रखा है आपराधिक न्याय प्रशासन से संबंधित कानून। जो आपराधिक न्याय होते हैं और जो प्रशासन से संबंधित जितने भी कानून होते हैं वो सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसका इंट्रो, उसके बाद में उसके अभिप्राय और उसका उद्देश्य क्या है, आपराधिक अपराधों के जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं, और संज्ञानात्मक और गैर संज्ञेय जो अपराध हैं वो क्या है, जमानती, गैर जमानती, समनीय और अशमनीय अपराध। ठीक है। और दूसरे वाले इसमें पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, इसमें हम पढ़ने वाले हैं एफआईआर के बारे में। एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो कौन एफआईआर दर्ज करवा सकता है, एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया क्या होती है, एफआईआर की विषय वस्तु और महत्व बताइए, या पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने के मामले में क्या किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में शिकायत है, फिर गिरफ्तारी और निरोध। तो इस प्रकार के हमारे सारे टॉपिक इसके अंदर जो है हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद में आपका जमानत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग की, कि जो आपका ये इसका इंट्रो है वो क्या है, कि प्रत्येक सभ्य समाज में आपराधिक न्याय प्रणाली उन कानूनों से बनी होती है जो अपराधों और प्रशासन की प्रक्रिया के प्रति समाज की प्रतिक्रिया से संबंधित है, जो उससे जुड़े हुए हैं। आपराधिक कानूनों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, गलत कर्ता और कानून तोड़ने वालों से समाज की रक्षा करना। कि जो भी व्यक्ति गलत करते हैं और जो भी कानून तोड़ते हैं उन उन व्यक्तियों से समाज की रक्षा करनी है। किसी समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कानून संभावित अपराधियों के समक्ष सजा का खतरा बनाए रहता है, और इस तरह के अपराधियों को उनके अपराधों के लिए दंडित करने का प्रयास करता है कि वो समाज को नुकसान ना पहुंचाएं और समाज सुरक्षित रहे। ठीक है। तो अब ऐसे ही यहाँ पर बताया गया कि देखो, आपराधिक कानून में मूल कानून और प्रतिक्रियात्मक कानून दोनों सम्मिलित होते हैं। तो ये तो आपको पहले इसका इंट्रो यहाँ तक कर लेना है आपको। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फिर इतना करने के बाद यहाँ से आपको थोड़ा सा इसमें से ऐड कर लेना है कि बताया गया है कि जो हमारा भारत है, इसमें दुर्भाग्य से भारत में लोगों को आपराधिक न्याय प्रशासन की प्रक्रिया बहुत कम उनको ज्ञान है, और अक्सर ऐसे लोग मामलों में वे अपने वैध अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया में ऐसी अनदेखी के कारण अधिकारियों जैसे कि पुलिस द्वारा कई मामलों में शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि नागरिकों को अपने कानूनी अधिकार और दायित्व के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। जिससे कि क्या होगा, अगर उनको इसके बारे में पता होगा तो न्यायपूर्ण प्रक्रिया तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक है। तो हम इसी अध्याय के अंदर यही बात करने वाले हैं कि आपराधिक न्याय प्रशासन की प्रक्रिया जो है, जैसे एफआईआर, गिरफ्तारी, जमानत, इस पर चर्चा। ठीक है। तो ये सब चीजें हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अभिप्राय और उद्देश्य के बारे में। तो सिंपल है, यहाँ पर इसका अभिप्राय और इसका उद्देश्य जो है वो क्या है, तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इकाई इस इकाई का प्राथमिक उद्देश्य होता है आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रक्रिया, कानून प्रक्रिया और यह कैसे काम करती है इसकी समझ प्रदान करना। कि भाई सबसे पहला अभिप्राय और इसका उद्देश्य ये है कि जो ये प्रणाली है, ये जो प्रक्रिया है, वो किस तरीके से काम करती है, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग इसमें आपको। ठीक है। दूसरा, ये छात्रों को ये शिकायत, एफआईआर, गिरफ्तारी, निरोध और जमानत में शामिल कानूनी प्रक्रियाओं की समझ के साथ परिचित कराने का प्रयास करता है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट्स जो हैं उन स्टूडेंट्स को ये बताया जाएगा कि भाई एफआईआर जो है, या फिर गिरफ्तारी, निरोध, जमानत, इनसे जुड़ी हुई जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, तो वो सब चीजें इसमें पता चलेगी। यह पीड़ित या आरोपी के रूप में व्यक्ति के अधिकार और उसके बारे में प्रक्रिया प्रदान करने का इरादा रखता है। कि जो भी व्यक्ति पीड़ित है उसके पास में कौन कौन से अधिकार हैं, और जो व्यक्ति अगर जो है किसी और ने उसके ऊपर कोई इल्जाम लगा दिया तो उसके पास में क्या अधिकार है कि वो अपने आप को कैसे बचा सकता है। तो अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये बात जान पाएंगे कि अपराधों के कितने प्रकार होते हैं, अपराधों के प्रकार के बारे में, एफआईआर की कानूनी प्रक्रिया के बारे में। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे कि महिला और बच्चों जैसे गिरफ्तार व्यक्ति के विशेष अधिकार के बारे में। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर जानेंगे। तो अब सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा आपराधिक अपराधों के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है। आपराधिक अपराध जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अब जो 3 प्रकार के अपराध हैं, 1 2 3, तो उस 3 प्रकार के अपराध के अंदर सबसे पहले संज्ञेय और गैर संज्ञेय। संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, ये अपराध वे अपराध होते हैं जिसमें पुलिस को बिना वारंट के अपराध करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। यानी कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिस मतलब पुलिस वाले क्या करेंगे कि भाई इसके अंदर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं जो व्यक्ति मतलब जिसके ऊपर ना, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई वारंट आएगा। ठीक है।
याद रखना कभी कभार ऐसा होता है कि भाई वारंट पहले अरेस्ट वारंट दिखाइए, तो ऐसा नहीं है। कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के अपराध करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। ऐसी गिरफ्तारी के बाद में पुलिस क्या करती है कि जो मजिस्ट्रेट है अदालत के आदेशों के बिना भी जांच प्रक्रिया चला सकती है। और संज्ञेय अपराध में अपराध होते हैं जिन्हें जघन्य अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, और इस कारण प्रकृति स्वरूप वे जो जितने भी अपराध हैं गंभीर होते हैं। और इस तरह के अपराधों के उदाहरण हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर ऐसा कोई भी उदाहरण है जैसे कि अपहरण कर लिया, बलात्कार हो गया, दहेज के कारण मौत हो गई, ठीक है, या हत्या हो गई, चोरी हो गई, ये सारे के सारे जो अपराध है वो कौन से अपराध है, वो संज्ञेय अपराध है, ठीक है। और इसके लिए बताया गया बिना किसी वारंट के, बिना किसी अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा, और जो है अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दूसरा कौन सा है, गैर संज्ञेय अपराध। ये वे अपराध होते हैं जो कि संज्ञेय अपराध जैसे गंभीर प्रकृति के नहीं होते हैं। और गैर अपराधों के मामले में जैसे कि धारा 155, ठीक है, सीआरपीसी में बताया गया है कि पुलिस विभाग बिना अदालत मजिस्ट्रेट के पूर्व स्वीकृति के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो एक तो ऐसा है जो कि संज्ञेय अपराध होते हैं जिसमें व्यक्ति को गिरफ्तार करने का जो है कोई वारंट नहीं होता, वो डायरेक्टली उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। बट दूसरे में जो होते हैं गैर संज्ञेय, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पहले जांच पड़ताल की जाएगी, और जब उसके बाद में उसको गिरफ्तार किया जाएगा। एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और ना ही जांच कर सकते हैं। और सार्वजनिक उपद्रव, जालासाजी, धोखाधड़ी आदि जैसे अपराधों में ये श्रेणी में आता है। इसमें पहले सबसे पहले क्या होगा, अरेस्ट वारंट चाहिए होगा। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर, तो दूसरा आता है इसमें जमानती और गैर जमानती मामला क्या है। तो ये देखो, ये भी बहुत इजी है। जमानती और गैर जमानती, जमानती अपराध वे होते हैं, अपराध होते हैं जो कि दंड प्रक्रिया सहित 1973 सीआरपीसी की धारा जो 2A में दिया गया है, उसमें बोला गया है कि वे अपराध जो गैर जमानती अपराधों की तुलना में प्रकृति स्वरूप कम गंभीर है और आरोपी व्यक्ति अधिकार के रूप में जमानत का दावा कर सकता है। जमानती अपराधों के मामले में यदि अभियुक्त जमानत की शर्तों को पूरा करता है तो जांच अधिकारी के लिए जमानत देना बाध्यकारी हो जाएगा। अगर वो जो है अपनी जमानत की पूरी शर्तों को पूरा कर देता है तो उसको क्या मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी, ठीक है। अब दूसरा गैर जमानती क्या होता है, जिसमें कि भाई कोई अपराध किया और उसमें आपको जमानत नहीं मिलेगी। ऐसे अपराध होते हैं जो जघन्य और गंभीर होते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, गंभीर अपराध। ऐसे अपराधों में क्या होता है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को जो है जज के सामने पेश किया जाता है, और इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से जानते हैं। ऐसे अपराधों में जमानत देना अदालत के विवेक पर छोड़ दिया जाता है, जो अपराधों के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तय करती है। तो ये आपका जमानती और गैर जमानती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो कौन सा है, वो है आपका शमनीय अपराध और अशमनीय अपराध। अब ये क्या होते हैं, तो शमनीय अपराध वे अपराध होते हैं जिसमें पक्षकारों यानी कि पीड़ित और अपराधी द्वारा समझौता किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो ये जो है समझौता किया जाता है। और उसके बाद तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, समनीय अपराध वे अपराध होते हैं जिसमें पक्षकारों यानी पीड़ित और अपराधी द्वारा समझौता किया जा सकता है। अब पक्षकार क्या करता है कि अपनी समझौते पर पहुंच सकते हैं और किसी भी मुकदमे या अदालत की अनुमति के बिना भी अपराधी को दोषमुक्त कर सकते हैं। इस अपराध को दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 320 में वर्गीकृत किया गया है। अब जो दूसरा है आपका अशमनीय अपराध, ये कौन सा होगा, ये अशमनीय अपराध में वे अपराध आते हैं जो कि स्वभाव से गंभीर है और इसलिए क्षमा योग्य नहीं है। ऐसे मामले में पक्षकारों के कोई भी बीच में समझौता नहीं हो सकता है, और ऐसे मामलों के आरोपी निजी व्यक्तियों के बीच किसी भी निपटारे से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि अक्सर ये अपराध पुलिस या राज्य द्वारा दायर किए जाते हैं। मुकदमे के समापन के बाद ही अपराधी को दोषमुक्त या दोषी ठहराना तय किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, फिर अब सबसे मेन चीज जो है, आपको मैंने आपको बताया था ना पहले भी इस वीडियो के अंदर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होने वाली है वो ये है कि जो FIR है, ठीक है। FIR यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको FIR के नाम से हम जानते हैं, आखिर ये FIR क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। FIR क्या है, कैसे दर्ज की जाती है, कौन दर्ज करता है, तो ये सब आपको इसके अंदर पता चलने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि FIR क्या है और FIR ये किस तरीके की हमारे जो है प्रक्रियाएं होती है। तो जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है, इसका एक दस्तावेज है जो कि पुलिस द्वारा अपराध के कृत होने की सूचना मिलने पर तैयार किया जाता है। इसे केवल संज्ञेय अपराधों के मामलों में दायर किया जा सकता है। FIR एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उस आधार के रूप में कार्य करती है जिस पर पुलिस आगे की जांच की प्रक्रिया शुरू करती है। यानी कि पहले FIR लिखी जाएगी, अब जब FIR लॉग की जाएगी उसके बाद से ही आगे की जो प्रक्रिया है वो चालू होगी।
अब कई बार क्या होता है, लोग शिकायत के साथ में एफआईआर को भ्रमित करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर है। शब्द शिकायत को जो है सीआरपी की धारा 2D के तहत बताया गया है कि किसी भी आरोप का मौखिक या लिखित रूप से मजिस्ट्रेट को सीआरपी के तहत कार्यवाही करने के दृष्टिकोण से दिया गया वह अभिकथन है, जिसमें वो क्या करता है, जिसमें वो ये स्पष्ट करता होता है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वो ज्ञात हो या फिर अज्ञात हो, उसने क्या करा है, कोई अपराध किया है। और लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कोई रिपोर्ट शामिल नहीं होती। अब इसका मतलब है कि शिकायत किसी व्यक्ति अपराधी के खिलाफ किसी व्यक्ति द्वारा सीधे अपराध के आरोपों के एक बयान को संदर्भित करती है, जो कानूनी कार्रवाई की दीक्षा के लिए सीधे एक समक्ष मजिस्ट्रेट के पास जाती है। जबकि जो एफआईआर है आपका, ठीक है, एफआईआर जो है वो संज्ञेय अपराधों की एक रिपोर्ट है, जो कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस थाने के कार्यालय प्रभारी के पास आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट में लिखी जाती है। अब इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एफआईआर के तहत जो है, एफआईआर के तहत व्यक्ति पुलिस को केवल संज्ञेय अपराध की सूचना दे सकता है, जबकि शिकायत के तहत कोई व्यक्ति समस्त मजिस्ट्रेट के संज्ञेय या गैर संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट कर सकता है। एक शिकायत में एक पुलिस अधिकारी स्वयं जांच शुरू नहीं करता है और सक्षम मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त होने के बाद ही जांच शुरू कर सकता है। अब यहाँ पर बात आती है किसकी, कि भाई जो एफआईआर है वो दर्ज कौन करवा सकता है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी तो मतलब देखा जाएगा ना भाई, कौन दर्ज कराएगा। तो एफआईआर कौन दर्ज करा सकता है, यहाँ पर देखते हैं। एफआईआर एक पीड़ित या गवाह या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संज्ञेय अपराध के कृत्य का उचित होने पर दर्ज करवाई जा सकती है, यानी कि जो पीड़ित है या कोई गवाह है वो एफआईआर दर्ज कराएगा। यह आवश्यक नहीं कि केवल एक पीड़ित जिसके खिलाफ अपराध किया गया है स्वयं ही प्राथमिक दर्ज कराए, यहाँ तक कि वह अगर कोई पुलिस अधिकारी अपराध के कृत्य के बारे में जानता है तो वह भी एफआईआर दर्ज कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एफआईआर का। अब बात करते हैं किसकी, कि भाई एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, मतलब किस तरीके से एफआईआर को दर्ज किया जाता है, तो ये भी तो जानना जरूरी है। तो एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया क्या होती है, सीआरपीसी की जो धारा है 154 इसमें दी गई है, जिसमें बोला गया है पीड़ित या फिर गवाह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध का ज्ञान होने पर एफआईआर लिखित, ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि इसके बारे में बता देता है लिखित रूप में या मौखिक रूप में दर्ज करवाता है, तो उसको हम ये एफआईआर, ये पुलिस थाने के कार्यालय प्रभारी को लिखित या मौखिक रूप से दिए गए अपराध की कहानी के वर्णन जैसा होता है। यदि संज्ञेय अपराध के कमीशन की जानकारी मौखिक रूप से प्रदान की गई है तो पुलिस द्वारा रिपोर्ट के रूप में जानकारी को लेखबद्ध किया जाएगा, और इस तरह की एक रिपोर्ट चाहे लिखित में हो या फिर मौखिक रूप से दी गई जानकारी के आधार पर हो, ये सब जो है पुलिस के द्वारा शिकायतकर्ता को पढ़कर बताई जाएगी कि भाई क्या क्या हुआ था, वो सारी जानकारी इसके अंदर दी जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि पुलिस द्वारा प्राप्त और दर्ज की गई जानकारी का विवरण जानने का प्राथमिक दर्जा दर्ज जो है कराने वाले व्यक्ति का अधिकार है, वो अपने अकॉर्डिंग जो है इसको दर्ज करा सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर बात आती है कि भाई एफआईआर की विषय वस्तु और महत्व क्या है। तो एफआईआर अपराध की आयोग की प्रथम सूचना रिपोर्ट है, इसलिए ये पुलिस द्वारा आगे की जांच करने और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए पहला कदम माना जाता है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, यह एक मूल्यवान दस्तावेज होने की प्रासंगिकता रखता है। एफआईआर की विषय वस्तु एक संज्ञेय अपराध के कृत्य के बारे में बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए, अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या क्या चीजें जानकारी इसके अंदर होनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए कि जो आरोपी है, ठीक है, आरोपी ज्ञात हो, उसका नाम, पता, फोन नंबर, ये सब शामिल हो। दूसरा, अपराध की तारीख, समय और स्थान शामिल हो कि क्या अपराध हुआ, कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ। तीसरा, संज्ञेय अपराध के कृत्य का विवरण शामिल होना चाहिए, जिसमें कि उन परिस्थितियों का विवरण भी हो जिसमें कि अपराध हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें किसी भी तीसरे व्यक्ति के विवरण को भी शामिल किया जाना चाहिए जो अपराध के होने का गवाह है, कि भाई ऐसा अपराध हुआ है, ये वो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट है कि भाई इसके अंदर जो है आपको उस विधि के बारे में भी विस्तार और क्रम पूर्वक तरीके से बताया जाना चाहिए जिसमें अपराध हुआ था। यदि हथियारों का इस्तेमाल किया गया था तो हथियारों का विवरण और इस कारण आई चोटों से संबंधित विवरण भी इसमें देना होगा। नेक्स्ट है आपके, इसके अलावा ऐसे सभी विवरण जो कि सूचना के पूर्ण और सक्षम होने के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें संज्ञेय अपराध कहा जाना चाहिए, स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एफआईआर जो है वो क्या है, एक मूल्यवान दस्तावेज है जिसका महत्व इस बात में निहित है कि सभी विवरणों के साथ स्पष्ट होती है, जो कि पुलिस को आपराधिक कार्रवाई करने में मदद करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। और देखो एक और चीज है, यदि कोई व्यक्ति पुलिस को गलत बयान देता है तो वह व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 182 और 211 के तहत सजा का पात्र होगा। ऐसा नहीं है आपने एफआईआर डाल दी और बस काम खत्म हो गया, पर अगर एफआईआर में कोई बात गलत भी हो गई तो आपको धारा 182 और 211 के तहत आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है,
अब उसके बाद में हमारा जो इसमें लास्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि भाई पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने के मामले में क्या करें। कि भाई आप गए रिपोर्ट दर्ज कराने, आपने सोचा भाई चलो हम जो है एफआईआर जो है अब करवा लेते हैं, पर पुलिस वालों ने मना कर दिया। तो इस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा मना करने के मामले में धारा 154(3) के तहत उस उपाय के लिए प्रावधान करते हैं जिसमें कहा गया है कि ऐसे मामले में पीड़ित व्यक्ति संज्ञेय अपराध के कृत्य के बारे में लिखित सूचना जो लिखित सूचना होगी वो पुलिस अधीक्षक को डाक से भेज सकता है। यदि पुलिस अधीक्षक इससे संतुष्ट है कि अपराध का कृत्य स्वभाव में संज्ञेय है और जांच की आवश्यकता है, तो वह सीधे क्या करेंगे, वो सीधे इस मामले की जांच कर सकते हैं और सीआरपीसी द्वारा प्रदान किए गए तरीके से अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को जांच का निर्देश दे सकता है। इसके अलावा धारा 154 और 3 के तहत इसमें ये पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिकृत अधिकारी के पास उस अपराध के संबंध में एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी। और साथ ही अगर पुलिस ऐसे अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देती है जो कि प्रकृति में संज्ञेय है, तो पीड़ित व्यक्ति सीआरपी धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट को एक आवेदन दायर कर सकता है और मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच करने के लिए निर्देशित कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पर आपका इसमें पॉइंट आएगा भाई कि शिकायत क्या है। तो शिकायत में अगर हम बात करें तो देखो जैसा कि पहले चर्चा की गई, अक्सर शिकायत शब्द एफआईआर के रूप में गलत समझा जाता है। शिकायत अलग है और जो एफआईआर है वो अलग है। एफआईआर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। शिकायत यानी कि मौखिक रूप से अपने अपने कोई भी चीज बता दी है, ठीक है, वो सब चीजें इसमें आ जाएगी। तो उसके बाद में हम यहाँ पर गिरफ्तारी और निरोध। तो गिरफ्तारी और निरोध एक आपराधिक जांच की महत्वपूर्ण उपकरण है। प्रभावी जांच के लिए तथा कानून और व्यवस्था के रखरखाव के लिए अपराध के व्यक्तियों को गिरफ्तार करना महत्वपूर्ण है। अब गिरफ्तारी का मतलब कानूनी नियंत्रण के तहत अपराध करने के आरोपी व्यक्ति को पकड़कर उसे रोकना अथवा उस व्यक्ति को स्वतंत्रता को प्राप्त करने से रोकना है। किसी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने और किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता का आनंद लेने से मनाही का हर कार्य गिरफ्तारी नहीं है। यह स्पष्ट रूप से एक कानूनी प्राधिकारी द्वारा सक्षम और निर्धारित प्रक्रिया से किया जाना चाहिए। सीआरपीसी 1973 की धारा 41 से 60 में व्यक्ति की गिरफ्तारी के प्रावधानों का प्रकार डाला गया है। आगे बोला गया है इसके अंदर कि भाई जो गिरफ्तारी है वो कौन कर सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार गिरफ्तारी गिरफ्तार व्यक्ति जिस अपराध पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है उसको अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है और इस प्रकार उस व्यक्ति को मुकदमे की प्रक्रिया से बचने अथवा फरार होने से रोकता है। इस प्रकार जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति आगे की प्रक्रिया का पालन करने के लिए गिरफ्तार व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपने नियंत्रण में ले लेता है। अब उसके बाद आपराधिक प्रक्रिया जो है वो संहिता के अनुसार पुलिस मजिस्ट्रेट या एक निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की जा सकती है। उसके यहाँ पर जैसे पुलिस द्वारा संज्ञेय और गैर संज्ञेय दोनों के अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो सीआरपीसी की धारा 43 के तहत एक निजी व्यक्ति द्वारा की भी गिरफ्तारी की जा सकती है। तो इस तरीके से आपका ये जो है आपका पॉइंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद में गिरफ्तारी की प्रक्रिया आएगी आपकी, जिसमें आपका बोला गया कि सीआरपीसी में गिरफ्तारी की प्रक्रिया अथवा गिरफ्तारी कैसे की जा सकती है ये सब बताया गया है। और उसके बाद में उसके अधिकार, अब अधिकार क्या क्या है ये जरूरी है जानना आपका कि भारतीय संविधान दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर बताया गया है कि गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार है। कि पहले गिरफ्तारी करोगे तो उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी भाई गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपके अंदर इसमें आपका अधिकार है। और उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर तो जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार है कि जमानत के लिए आप आवेदन कर सकते हो। और उसके बाद में है गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है, यानी कि जिसको हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं कि भाई 24 घंटे में उसको वहां पर पेश किया जाना चाहिए। फिर निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है कि आपके पास में निःशुल्क यानी कि गरीब जो असमर्थ लोग हैं वहां तक सेवा पहुंच सकती है। चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जांच की जाने का अधिकार है कि अगर ऐसा लगता है कि कोई अपराध ऐसे बेगुनाही है वो अपने साबित कर सकता है तो वो उसको चिकित्सक जांच को मंजूरी दे सकता है। महिला और बच्चों के लिए विशिष्ट अधिकार है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक पुरुष पुलिस अधिकारी को यहाँ तक कि गिरफ्तारी के उद्देश्य से भी महिलाओं के शरीर को छूने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच एक महिला की गिरफ्तारी से बचा जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो महिला पुलिस की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट की अनुमति से ऐसा किया जा सकता है। और बाकी की आपकी सारी चीजें जो है वो आपको मैंने पहले ही बता दी है। गिरफ्तार व्यक्ति की नजरबंदी, भारत का संविधान सीआरपीसी गिरफ्तारी पश्चात कुछ प्रतिक्रियात्मक आवश्यकताओं पर विचार करते हैं जिसके अनुसार
गिरफ्तार व्यक्ति को नजरबंद किया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 22(2) में कहा गया है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर जमानत वाला टॉपिक आ जाता है कि जमानत का अर्थ क्या है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार और हिरासत में लेकर मुकदमे तक की अंतिम कार्रवाई कानूनी रिहाई होती है और अभियुक्त की रिहाई सशर्त होती है और जमानत उन सुरक्षा या जमानत बॉन्ड के आधार पर मिलती है जो अभियुक्त व्यक्ति हिरासत से रिहा होने के लिए अदालत के अंतिम निर्णय से पहले जमा करता है। अब उसके बाद में जमानत के प्रकार हैं, कौन कौन सी जमानत होती है। जमानत के प्रकार की बात करें तो नियमित जमानत, अंतरिम जमानत और प्रतिशोधी जमानत। ठीक है, अब नियमित क्या है, इसमें बताया गया है कि धारा 437 और 439 के तहत गैर जमानती अपराधों के लिए गिरफ्तारी के बाद पहले से ही हिरासत में रहे व्यक्तियों को नियमित जमानत दी जा सकती है। फिर उसके बाद आता है अंतरिम जमानत। यह एक अस्थायी जमानत है जो थोड़े समय या अवधि के लिए दी जाती है। फिर आता है प्रतिशोधी। ये एक जमानत है जो कि उस व्यक्ति द्वारा पूर्व तैयारी के तहत जो ये समझता है कि उसे गैर जमानती अपराध के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है तो ये उसको मिलती है। उसके अलावा शर्तें कुछ है। शर्तें क्या हैं, इसके लिए सब शर्तें बताई गई हैं कुछ विशेष स्थितियों के अधीन और निश्चितता के साथ में, या फिर बिना विशेष शर्त के जमानत जमानता के मामले में ये आमतौर पर एक शर्त है। तो ये आपका यहाँ पर जमानत के लिए शर्तें। उसके बाद में आपका जो यहाँ पर ये लेसन आपका खत्म हो जाता है और आई होप आपको ये समझ में आया होगा और यूनिट 2 जो है आपकी इसमें कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।